तो न्यूरॉन्स के बारे में अगर मैं देखूं तो न्यूरॉन्स में हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं सेल बॉडी। अच्छा, न्यूरॉन्स कैसे होंगे? न्यूरॉन्स जो है वो एक्चुअल में यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है कि पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया से मिलकर बना हुआ है। तो यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम अगर बात किया जाए तो वो न्यूरॉन्स रहते हैं। और न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स की बात किया जाए तो न्यूरॉन्स में हमारे पास दो चीज़ होती है, एक सेल बॉडी होता है, ठीक, एक सेल बॉडी, और इस सेल बॉडी में कुछ प्रोसेसेस प्रेजेंट रह जाएंगे। एक प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग होता है या लंबा होता है, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस रहता है, बाकी कुछ और सेल प्रोसेसेस इसमें से अरेंज रहते हैं। तो न्यूरॉन्स का जो सेल वाला हिस्सा है वो एक्चुअल में सेल बॉडी है ना। तो सबसे पहले अपन लोग सेल बॉडी के बारे में देखते हैं। जो सेल बॉडी होगा उसको अपन लोग बोलेंगे दूसरे नाम से भी जानते हैं अपन लोग, साइटॉन से नाम से भी जानते हैं। सेल बॉडी को हम लोग साइटॉन के नाम से भी जानते हैं, सोमा के नाम से भी जानते हैं, और साइटॉन सेल बॉडी, देखो सेल बॉडी ये सेल वाला हिस्सा है ना, बाकी इससे प्रोसेसेस निकले हुए हैं, ठीक, एक लंबा सा प्रोसेस भी ऐसा निकला हुआ है, ठीक। तो सेल बॉडी, साइटॉन या सोमा या फिर पेरिकैरियन, क्या बोलेंगे? पेरिकैरियन। तो जो न्यूरॉन है वह मुख्यतः दो, ओवरऑल बता रहा ना, सेल बॉडी या सेल प्रोसेसेस से मिलके बना हुआ रहता है, ठीक। तो सबसे पहले अपन लोग सेल बॉडी के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर न्यूरॉन्स के बारे में देखेंगे। तो न्यूरॉन्स की बात करें, सेल बॉडी के बाद देखें, उसके बाद बाकी में हम लोग प्रोसेसेस की बात करेंगे। तो सेल बॉडी में एक यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। सेल बॉडी एक यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, मतलब एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा इसके साइटोप्लाज्म में। तो आप लिख सकते हो कि सेल बॉडी जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है कंटेन्स one nucleus। तो सेल बॉडी या साइटॉन या पेरिकैरियन या सोमा से क्या हम समझते हैं कि न्यूरॉन्स का एक कंपोजिशन है जिसमें सेल बॉडी एक हुआ, जिसमें सेल बॉडी जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड रहेंगे उनके साइटोप्लाज्म में, ठीक। सेंट्रियोल एब्सेंट रहेगा नर्व सेल में, ठीक। सभी ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेंगे एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स। All cell organelles are present. ठीक। अब आप खुद सोचिए कि अगर इसके साइटोप्लाज्म में या इसके सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो सेल डिवीजन एब्सेंट रहेगा। सेल डिवीजन इस नर्व सेल्स में हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा क्योंकि सेंट्रियोल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में, क्योंकि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में सेंट्रियोल का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो सेल को डिवाइड करने के लिए सेंट्रियोल
एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलेज है। ठीक, तो आपको मैं सेंट्रोजोम है ना, सेंट्रोजोम जो है वो सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ रहता है, अगर मोटा मोटी बात किया जाए, बाकी आप लोग तो जानते हैं है ना। तो इसके साइटोप्लाज्म में सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन सेंट्रियोल एब्सेंट नहीं होगा। इस वजह से मैं क्या बोलूँगा कि इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक, कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, इन ग्रैन्यूल्स को बोला जाता है नीजल ग्रैन्यूल्स। इन ग्रैन्यूल्स को क्या बोला जाएगा? नीजल ग्रैन्यूल्स। ठीक, तो जो सेल बॉडी है वो थोड़ा सा ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, और इन ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे नीजल ग्रैन्यूल्स। तो नीजल ग्रैन्यूल्स सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, एक्चुअल में ये नीजल ग्रैन्यूल्स हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉइल हो चुके हैं राइबोसोम के साथ, और एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर हम लोग देखने की कोशिश किए जिसको अपन बोलेंगे नीजल ग्रैन्यूल्स। अब आप खुद देखिए, हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे पढ़ चुके हैं है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नीजल ग्रैन्यूल्स एक मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जा करके कॉइल हो चुके हैं राइबोसोम के साथ, और ग्रैनुलर अपीयरेंस शो कर रहे हैं, जिसकी स्टडी नीजल ने किया था, इस कारण से उसका नाम नीजल ग्रैन्यूल्स हो गए। ठीक, चलो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नीजल ग्रैन्यूल्स हैं ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होंगे। राइबोसोम प्रेजेंट है ना, तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होंगे नीजल ग्रैन्यूल्स। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा आगे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं ये सब। ठीक, तो नीजल ग्रैन्यूल जो है वो प्रोटीन्स सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। कुछ और ग्रैन्यूल्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूरो फाइब्रिल्स। ठीक, एक्चुअल में एक काम करते हैं, इसको अपन लोग ग्रैन्यूल्स को थोड़ा सा सही कर लो, और इस ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर को अपन लोग ग्रैन्यूल्स टाइप का ही दिखाते, और इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को इस तरह से दिखाते हैं। ठीक, तो ये ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको हम लोग बोलेंगे न्यूरोफाइब्रिल्स। तो न्यूरोफाइब्रिल्स जो है वो इस सेल बॉडी में इंटरनल कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंटरनल मैसेजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंटरनल इम्पल्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है न्यूरोफाइब्रिल्स। तो सेल बॉडी जो है वो नीजल ग्रैन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स से मिलकर इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। सेंट्रियोल एब्सेंट रहेगा, सेल ऑर्गेनेलेज, इस कारण से मैं बोलूँगा कि सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, सेल डिवीजन एब्सेंट रहेंगे इस में। और ये बात हुई आपके ग्रैन्यूल्स की। सेल प्रोसेसेस की बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें रहेंगी, जैसा कि आप लोगों को बताया कि एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से मिलके बना हुआ है, सेकेंड मिलके बना हुआ है वो सेल प्रोसेसेस। अब इन सेल प्रोसेसेस को बोलेंगे अपन लोग डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स नहीं बोलते, काम करता है डेंड्रॉन पहले बोलते हैं, डेंड्रॉन और एक्सॉन। तो ये सेल प्रोसेस दोनों मिलाकर के डेंड्रॉन और एक्सॉन सेल प्रोसेसेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा नाम ध्यान पे रखते जाइए। सेल बॉडी जो है वो साइटोप्लाज्म में यूनिन्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर, नीजल ग्रैन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक,
तो सबसे पहले अपन लोग डेंड्रॉन के बारे में बोलते हैं। देखो ये जो सेल बॉडी है ये पूरे तरह कंटिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं, कुछ कुछ आउटग्रोथ्स आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। देखो ये देखो, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन। और इस डेंड्रॉन से कुछ फाइन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, है ना, फाइन ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। ये छोटा प्रोसेस है, जो डेंड्रॉन रहेगा वो स्मॉल प्रोसेसेस है। एक प्रोसेस आपको लंबा सा दिख रहा है ना, ये स्मॉल प्रोसेसेस जो दिख रहे हैं आपको, ये वाकई में डेंड्रॉन कहलाते हैं। और इस डेंड्रॉन से कुछ फाइन ब्रांचेस निकल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस डेंड्रॉन से फाइन ब्रांचेस आप देख सकते हो कि निकल रहे हैं। इन ब्रांचेस को बोलेंगे अपन लोग डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। तो जो डेंड्रॉन है वो एक्चुअल में आपका एक स्मॉल प्रोसेस है, उससे एक फाइन ब्रांचेस निकल रहे हैं जिनको अपन क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स का काम क्या है कि अभी डेंड्राइट्स में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहेंगे। इस डेंड्राइट्स में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि लिगैंड आकर के इससे बाइंड होगा, या बाहर की तरफ से, या बाहर की तरफ से कोई सिग्नल्स आएंगे। तो ये डेंड्रॉन्स जो है, ये जो डेंड्राइट्स में प्रेजेंट रिसेप्टर्स उसको सेंस करेंगे और सिग्नल्स को सेल बॉडी की तरफ मूव करेंगे, सिग्नल्स को सेल बॉडी की तरफ मूव करेंगे। इस प्रकार के सिग्नल कंडक्शन को अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल कंडक्शन। ठीक, सेंट्रीपिटल कंडक्शन टूवर्ड्स द सेंटर है, इस कारण से सेंट्रीपिटल कंडक्शन कहलाएंगे। तो डेंड्राइट्स का काम क्या है कि उनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, वो सिग्नल्स प्रोड्यूस करके वो उसको ट्रांसफ़र करवाएंगे आपके टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ठीक, तो ये बात हुई डेंड्रॉन की। डेंड्रॉन है क्या एक्चुअल में, एक स्मॉल प्रोसेसेस है ना, और इसके फाइन ब्रांचेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेंड्राइट्स। और इस डेंड्राइट्स का काम क्या है, इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और इस रिसेप्टर्स में अगर बोला जाए तो वो मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर, या सेंटर की तरफ मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको हम लोग बोलेंगे कि वो सेंट्रीपिटल कंडक्शन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट टाइप आप देख सकते हो कि ये लॉन्ग प्रोसेसेस है। सेल बॉडी देख लिया, एक लॉन्ग, एक स्मॉल प्रोसेसेस देख लिया, एक लॉन्ग प्रोसेस है जिनको बोला जाता है प्रोसेसेस, मतलब आउटग्रोथ बोल सकते हो, है ना, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसको अपन लोग बोलेंगे एक्सॉन। एक्सॉन की कहानी बहुत अच्छी है, देखते हैं एक्सॉन के बारे में देखते हैं। तो एक्सॉन जो है वो लॉन्ग प्रोसेसेस है, और इसका जो डायामीटर है वो यूनिफॉर्म रहेगा। हम लोग ने देखा कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, जिनको अपन लोग न्यूरोफाइब्रिल्स बोल रहे थे, न्यूरोफाइब्रिल्स एल, न्यूरोफाइब्रिल एम, न्यूरोफाइब्रिल एच, ये तीन प्रकार के न्यूरोफाइब्रिल्स या न्यूरोफाइब्रिल्स नहीं बोलना चाहिए, न्यूरोफाइब्रिल सेल बॉडी में न्यूरोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जिसको अपन लोग एनएफ न्यूरोफिलामेंट्स हैवी, एच न्यूरोफिलामेंट्स एल, न्यूरोफिलामेंट्स एम, इनको हम लोग मॉलिक्यूलर वेट्स से डिस्टिंग्विश किए। ये तीन फिलामेंट्स जो है, जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहलाता है, टाइप 4 टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ये एक्सॉन्स में बढ़िया से अरेंज रहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायमीटर फिलहाल पे यूनिफॉर्म नहीं बनाया है, आप लोग कोशिश करना कि डायमीटर यूनिफॉर्म रहे। और ये जो डायमीटर्स हैं, ये जो एक्सॉन है, ये यूनिफॉर्म डायमीटर रहेगा। कंपोज इसके अंदर क्या करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी रहेंगे। जैसे कि अगर कुछ चीज़ का कुछ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट एक्सॉन से सेल बॉडी की तरफ जा रहे हैं, उनको हम लोग बोलेंगे रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिट्रोग्रेड। अब देखो इस सेल बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया की भी तो आवश्यकता है, तो वो सब ट्रांसपोर्ट होकर के किसके थ्रू आएंगे,
आपके वेसिकल्स के थ्रू आ सकते हैं। इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को अपन लोग बोलेंगे रिट्रोग्रेड। और रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट में जो मदद कर रहा है वो डाइनिन माइक्रोट्यूब्यूल्स मदद करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CSIR नेट का आ चुका है क्वेश्चन। ठीक, और सेल बॉडी से आगे की तरफ जो जा रहा है या एक्सॉन की तरफ जा रहा है वो उसको अपन लोग बोलेंगे एंटेरोगेट ट्रांसपोर्ट। और इसमें जो मोटर प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल है वो है काइनेसिन। ये आपको ध्यान पर रखना है। एंटेरोगेट में क्या बोला, ध्यान रखो, एंटेरोगेट में सेल बॉडी से टुवर्ड्स द एक्सॉन काइनेसिन, और रिट्रोगेट में एक्सॉन से सेल बॉडी की तरफ डाइनिन रेस्पॉन्सिबल होगा। तो मोटर प्रोटीन्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी अरेंज रहेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी अरेंज रहेंगे। तो आपको मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एक्सॉन है उसका डायमीटर यूनिफॉर्म है, बाकी आपका कंपोजिशन आप लोगों को बता चुका हूँ। जो कंटिन्यूस क्लास कर रहे हैं उनको पता है, ये इसको हम सीरीज वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि नीजल ग्रेन्यूल्स जो है वो इस एक्सॉन में एब्सेंट रहेंगे। जो नीजल ग्रेन्यूल्स हैं वो एब्सेंट रहेंगे। तो नीजल ग्रेन्यूल्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं आपके एक्सॉन में। नीजल ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो एक्सॉन है ये इसमें कवरिंग रहती है, इस कवरिंग को अपन लोग बोलेंगे एक्सोलीमा। क्या बोलेंगे, एक्सोलीमा। इस कवरिंग को अपन लोग क्या बोलेंगे, एक्सोलीमा। तो एक्सोलीमा जो है ये कवरिंग प्रोवाइड किया है एक्सॉन के लिए। ठीक, अब इसके साइटोप्लाज्म में देखा जाएगा तो क्या बोलूंगा, इसके साइटोप्लाज्म को बोला जाएगा एक्सोप्लाज्म। क्या बोला जाएगा, एक्सोप्लाज्म। देखो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफाइब्रिल्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे, ऐसा बोला जाता है। नीजल ग्रैन्यूल्स इसमें एब्सेंट रहेगा। तो एक्सोप्लाज्म में मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया और आपके न्यूरोफाइब्रिल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब आप देखिए जहां से सेल बॉडी एक्सॉन की तरफ आगे बढ़ रहा है वहां पे उस पॉइंट को जहां पे सेल बॉडी एक्सॉन की तरफ निकला उसका अपन लोग क्या बोलेंगे, एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलेंगे, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक। तो एक्सॉन हिलॉक क्या हुआ, जैसे कि हम लोग बाकी अगर आपने थोड़ा बॉटनी पढ़ा है या फिर बॉटनी में ज़्यादा देखा जाता है, जो ओव्यूल होता है उससे एक स्टॉल्क है, तो जिस पॉइंट से वो ओव्यूल अटैच रहता है उसको अपन लोग बोलते हैं हीलियम। वैसे ही ये जो एक्सॉन है जिससे सेल बॉडी अटैच रहेंगे उसको अपन लोग बोलेंगे एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक मैसेजेस प्रोवाइड करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, यहीं से मैसेज स्टार्ट होता है, याद रखे रहना। यहाँ पे जो मैसेजेस भेजना है ये इसने सेंस किया, फिर इसने सेल बॉडी को भेजा, सेल बॉडी से जो है वो आगे की तरफ मैसेज भेजेगा और वो मैसेज एक्सटेंड होकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से उस ऑर्गन की तरफ जाएगा। तो एक्सॉन हिलॉक जो है यहाँ पे आपके मैसेजेस ट्रिगर होना स्टार्ट होते हैं, आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको मोड़ देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर एक्सॉन का टर्मिनल वाला हिस्सा मैं बताऊँ, यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सॉन का टर्मिनल वाला हिस्सा बताऊँ, आप थोड़ा यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करना।
ऐसा मैं मोड़ने के लिए आपको सिंप्लिसिटी के लिए बना दिया हूँ, है ना। दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ दिख रहा है। चलो, तो ये जो है ये थोड़े से ब्रांच्ड होते हैं, है ना। इसके टर्मिनल एंड ब्रांच्ड होते हैं, और इस टर्मिनल एंड में कुछ बटन शेप्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक, तो यह जो टर्मिनल है इसमें हम लोगों को कुछ बटन शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाएगा टीलोडेंड्रिया। उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाएगा टीलोडेंड्रिया। तो एक्सॉन टर्मिनल जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर, और वो एंड किस में हो रहा है? वो एंड किस में हो रहा है? टीलोडेंड्रिया में। तो इन स्ट्रक्चर्स को अपन लोग क्या बोलेंगे? टीलोडेंड्रिया। तो जो टीलोडेंड्रिया है वो एक्सॉन टर्मिनल में प्रेजेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, इस टीलोडेंड्रिया जो स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेंगे। आगे मैं आप लोगों को और बताऊंगा, लेकिन आप लोग ध्यान पे रखे रहना इस प्रोसेस को। इस टीलोडेंड्रिया की जो स्ट्रक्चर है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिनको अपन बोलते हैं एसिटल कोलिन। आगे आएगा इसका प्रोसेस कैसे बनता है, आप लोग ध्यान पे रखे रहना। तो टीलोडेंड्रिया जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अबेंडेंस है, और एसिटल कोलिन कहाँ बनेगा? टीलोडेंड्रिया में। ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें अपन लोग क्या बोलते हैं? टीलोडेंड्रिया। आपको जानने की ज़रूरत है कि जो सेल बॉडी से हमारे पास एसिटल कोलिन नहीं बनते, वो वास्तव में उस एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स में बनते हैं, जो कि बटन शेप्ड हैं। याद रखे रहना, उसी को मैं जूम करने वाला हूँ अभी, है ना। और उनका हम लोग क्या बोल रहे हैं? टीलोडेंड्रिया। ठीक, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे थोड़ी मुश्किलें पैदा होती है समझने के लिए। अब आप याद रखो, ये मान के चलिए आपका एक्सॉन है। ठीक, एक सेल है जिसका नाम है श्वान सेल्स। क्या है? श्वान सेल्स। श्वान सेल्स जो है इस एक्सॉन में इस तरह से मल्टीपल लेयर्स बनाने का काम करते हैं। श्वान सेल्स, क्या बोल रहा हूँ? श्वान सेल्स जो है, मान के चलिए श्वान सेल्स है, तो श्वान सेल्स मल्टीपल लेयर्स बनाते हैं आपके एक्सॉन पे। ठीक, तो आप क्या बोल सकते हो कि मैनी ऑफ द श्वान सेल्स आर रोल्ड ओवर द एक्सॉन्स। ठीक, आर रोल्ड ओवर द एक्सॉन्स। ये जो रोलिंग है, ये जो श्वान सेल्स हैं, ये अपने सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और आपको पता है सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से मिलकर बना हुआ है। तो श्वान सेल्स के जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड से मिलकर बने हुए रहेंगे, ये ऑब्वियसली हम लोगों को पता है। ये जो लिपिड है, यह मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो लिपिड है वो होता है स्फिंगोमाइलिन लिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने स्फिंगोमाइलिन बहुत अच्छे से पढ़ा है। वो क्या करते हैं? इस एक्सॉन को कवर करके रखते हैं। अब देखिए, अब स्फिंगोमाइलिन ज़्यादा है, इस वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ? श्वान सेल्स कवरिंग कर रहे हैं, स्फिंगोमाइलिन ज़्यादा है, इस कारण से मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस शीट को, अब देखो वो फोल्ड करके एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इस शीट को अपन लोग बोलेंगे माइलिन शीट। अब स्फिंगोमाइलिन से बना है ना, इस कारण से इसको अपन क्या बोलेंगे? माइलिन शीट।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ का काम सुन लीजिएगा। माइलिन शीथ का काम सुन लीजिए। जो माइलिन शीथ होते हैं वो आयंस को लीक करने का नहीं देते, प्रिवेंट कर देते हैं, इनका को लीक करने नहीं। तो आयंस को जो लीक करने नहीं दे रहे हैं, माइलिन शीथ एज ए इंतजाम करता है। ऐसा ही माइलिन शीथ आगे भी बने रहेगा। हमने शायद कनेक्शन थोड़ा सा लॉस किया है, इसको देखते हैं। जो भी चल रहा है चलिए, वीडियो शायद क्लियर है। जीके सर बायोलॉजी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। कनेक्शन थोड़ा सा लॉस हो गया था अपना। क्या बता रहा था मैं आपको, जो एक्सॉन है वो माइलिन श्वान सेल्स जो है स्फिंगोमाइलिन कवर करके रखे रहते हैं, इनको अपन क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ एक्सॉन्स में प्रेजेंट रहेंगे। इन कुछ कुछ जगह ये माइलिन शीथ एब्सेंट रहते हैं, है ना। इस कारण से देख लीजिए मैंने कंटिन्यूसली ये माइलिन शीथ को नहीं बनाया। ये माइलिन शीथ जो है वो कंटिन्यूसली नहीं बने, है ना। तो इस माइलिन शीथ को, जहाँ पे माइलिन शीथ जो है वो एब्सेंट है, जो माइलिन शीथ है वो जहाँ पे एब्सेंट है, इन माइलिन शीथ को बोला जाएगा, माइलिन शीथ नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये माइलिन शीथ, ये कवरिंग हुआ रेड कलर का, उसके बाद नेक्स्ट माइलिन शीथ स्टार्ट हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर माइलिन शीथ एब्सेंट है। इनको हम लोग बोलेंगे नोड ऑफ रेन्यूअर, नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेन्यूअर का इम्पोर्टेंट काम हम लोग अभी आने वाले लेक्चर्स में देखने की कोशिश करते हैं। तो एक्सॉन जो है वो हमारे पास 2 सेल प्रोसेसेस थे, एक डेंड्रॉन और एक्सॉन और सेल बॉडी। डेंड्राइट्स नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, मतलब सेल बॉडी पे, लेकिन एक्सॉन में नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। माइलिन शीथ इंपॉर्टेंट है। माइलिन शीथ जो है वो एज ए नेक इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था, शायद आप लोगों को वीडियो ब्लर दिखा होगा। तो ये माइलिन शीथ मैंने बनाया, स्वान शेल्स उसके ऊपर रोल आउट कर गए थे और वो स्फिंगोमाइलिन का डिपोजिशन कहाँ कर दिए थे, एक्सॉन पे कर लिए थे। इस कारण से मैं क्या बोल रहा हूँ, यह माइलिन शीथ माने जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेन्यूअर। अब आप लोग ध्यान दीजिए एक चीज़ को कि नोड ऑफ रेन्यूअर से ही आयंस लीक कर सकते हैं। अगर इस एक्सॉन की बात किया जाए, माइलिन शीथ जो है वो एक्सॉन आयंस को लीक करने के लिए नहीं देगा, है ना। बल्कि इस जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है वहाँ पे नोड ऑफ रेन्यूअर, रेन्यूअर क्या करेगा, जो इसको अपन लोग नोड ऑफ रेन्यूअर बोल रहे हैं, और नोड ऑफ रेन्यूअर जो है वो आयन चैनल्स को लीक कर देगा, लीक करने में मदद करेगा। मतलब आयंस का एक्सचेंज नोड ऑफ रेन्यूअर में हो पाएगा, ठीक। तो ये कहानी पूरी न्यूरॉन्स की है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की है।
ठीक। ऐसे न्यूरॉन्स, शायद यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऐसे न्यूरॉन्स जिसमें माइलिन शीट एब्सेंट है उनको बोला जाता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट है उनको बोला जाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक, मेडुला भी बोलते हैं लोग, नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। और माइलिन शीट एब्सेंट और प्रेजेंस के बेसिस पे नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आए हैं। कभी कभार माइलिन शीट को लोग मेडुला भी बोलते हैं, इसको भी लिख लीजिए। अगर आप लोग कहीं पढ़ लिए रहेंगे तो बाद में बोलेंगे कि श्रीजल सर यहाँ पे मेडुला लिखा है, आप माइलिन शीट बताए थे। तो माइलिन शीट का जस्ट सिनोनिम हमारे पास है जिनको हम लोग बोलेंगे माइलिनेट मेडुला।